हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रोटेशनल मोशन के जो जेईई मेंस के 2024 में क्वेश्चन आए हैं उसको हम करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जेईई मेंस में रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस आते हैं, रेगुलर आते हैं और हमको उम्मीद है कि आप जेईई मेंस की तैयारी में लगे होंगे, आप अच्छा परसेंटाइल स्कोर करने का प्रयास कर रहे होंगे। और आइए हम आप सभी मिलकर इसके लिए प्रयास करते हैं। आपके लिए जो भी प्रॉब्लम आपकी आती है उसको हम सॉल्व करते हैं और जिस भी प्रॉब्लम क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए, चाहे थ्योरेटिकल हो, चाहे कंसेप्चुअल हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके डालिए और उसका हम अलग से वीडियो बना के डालेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत हम लोग सेंटर ऑफ मास से करते हैं। जैसे आप अगर हमने इस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया, उसमें ये पाया है कि 2022 के बाद एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, लेकिन उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको हम लोग ट्राई करते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा आपको हम सेंटर ऑफ मास का रिवाइज कराते हैं। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट अबाउट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। इट मे लाई इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। क्या कहता है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जो बॉडी के अंदर हो सकता है और बॉडी के बाहर हो सकता है, जहां हम एज्यूम क्या करते हैं कि टोटल मास लाई करता है। बाहर का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए एक आपका रिंग है, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर लाई करेगा, यहाँ कोई मास नहीं हुआ कि नहीं हुआ। ये आप मान लीजिए आपके पास एक लेमिना है, लेमिना का सेंटर ऑफ मास लाई कहाँ लाई करेगा? सेंटर पे। यहाँ तो मास है। हमने क्या कहा? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जो बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर हो सकता है, जिसके अबाउट हमारे जनसंख्या क्या है? टोटल मास ऑफ द बॉडी एज्यूम टू बी कंसंट्रेशन। या सेंटर ऑफ मास दूसरी डिफिनेशन, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट अबाउट विच मूवमेंट ऑफ मास इज जीरो। मतलब जितना मास इधर होगा आर डिस्टेंस पे, उतना ही मास इधर होगा। ये बताइए, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। जितना मास आर डिस्टेंस इधर होगा, रिंग की मैं बात कर रहा हूं, उतना ही मास आर डिस्टेंस इधर होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। उस तरह इस पे देखिए, अगर r1 डिस्टेंस पे m1 मास है, इधर भी r1 डिस्टेंस कितना होगा? m1 मास। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो गया? क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? आप जानते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? RCM कैन बी रिटन एज m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस, ठीक। इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट आप क्या लिख सकते हैं? एक्ससीएम कैन बी रिटन एज m1 x1 प्लस m2 x2। मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, mn xn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कहां तक? अप टू mn। उसी तरह ycm क्या होगा? सिमिलरली m1 y1 प्लस m2 y2 mn yn डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कहां तक? अप टू mn तक। हमने एक डिफिनेशन क्या दी कि मूवमेंट ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट अबाउट व्हिच मूवमेंट ऑफ मास इज जीरो। सबसे सिंपल तरीका है ये। देखिए हमने ये शब्द का इस्तेमाल किया, इसका मतलब समझिए। अगर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑरिजिन पे लाई करता है, अगर RCM जीरो हो गया तो जल्दी बताइए क्या होगा? m1 r1 प्लस m2 r2 विल बी इक्वल टू जीरो, या m1 r1 इज इक्वल टू माइनस m2 r2। अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंड सम ऑफ द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जीरो है, उस पॉइंट को क्या कहेंगे? दैट पॉइंट इज सेड टू बी सेंटर ऑफ मास। ये देखिए सेंटर ऑफ मास का 2024 का 2 अप्रैल का एक सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है? आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है। कह रहा है इन ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल हैविंग द मासेस m1 इक्वल टू 3 kg एंड m2 इक्वल टू 2 kg आर प्लेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मतलब दो मासेज हैं, एक m1 है और दूसरा m2 है।
and they have been placed at certain distance apart. कहता है जो particle of mass m1 it is moved toward the center of mass through a distance of 2 centimeter. और कहता in order to keep the center of mass of the system at original position, मतलब उसका center of mass change नहीं होना चाहिए. The particle of mass m2 should move toward the center of mass by what distance? यही बोल रहा है. आप हमने क्या बताया था? हमने आपको बताया था RCM can be written as m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2. अब m1 को मूव कराया कितने से? बाई 2 सेंटीमीटर. सो द सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज, मतलब डेल्टा आरसीएम अनचेंज रहेगा तो कितना हो जाएगा? 0. और ये हो गया कितना? m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2. और ये बताइए m1 प्लस m2, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0 हो गया कि नहीं हो गया? और ये यू कैन राइट m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 शुड बी इक्वल्स टू 0. तो पहला मास कितना दिया? इट इज 3 kg. m1 इज 3 kg. और आपने इसको कितना मूव करा? 2 सेंटीमीटर से. m2 दिया 2 kg. डेल्टा r2 हमको निकालना है. यू कैन राइट 2 इंटू डेल्टा r2 इक्वल टू -6. डेल्टा r2 कितना हो गया? -3 सेंटीमीटर. मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फिक्स रखने के लिए हमको सेकेंड मास जो m2 दिया हुआ हो उसको 3 सेंटीमीटर लेफ्ट ले जाना पड़ेगा. नेगेटिव क्या बताता है? इट शुड बी शिफ्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड. अभी हम आपको थ्योरी बताया, उसी थ्योरी पर आप देखिए सीधा आपका न्यूमेरिकल हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बहुत आसान है, बशर्ते आप जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो करते चलिए. ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ यूनिफॉर्म. क्वेश्चन देखिए आपको बगल में लिखा हुआ है a uniform thin metal plate whose mass is 10 kg. thin metal plate उसका क्या होगा? उसका एरिया होगा. और हम जानते हैं कि यहाँ क्या लेंगे? मास पर यूनिट एरिया हम कंसीडर करें, क्योंकि यहाँ एरिया दिया, वॉल्यूम दिया होता तो मास पर यूनिट वॉल्यूम लेते, लेंथ दिया होता तो मास पर यूनिट लेंथ लेते. आपको मालूम है अगर मास पर यूनिट लेंथ होता तो क्या हम उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं m/l. अगर मास पर यूनिट एरिया होता तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं m/a. अगर कोई वॉल्यूम होता तो उसको रो से रिप्रेजेंट करते क्या लिखते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम. इसमें क्या एक एरिया दिया हुआ है और कहता है कि द रेशियो ऑफ एन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेट इज n/9. द वैल्यू ऑफ n निकालना है. ये बताइए, एक सिंपल तरीका है. क्या हमने आपसे कहा कि ये एरिया है, तो हम क्या करेंगे? देयर आर 3 मासेस. अगर हमको निकालना होगा यू कैन राइट YCM कैन बी रिटन एज m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाई क्या होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3. आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन. इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए. ये प्लेट दिया तो प्लेट का एरिया होगा, तो हमने क्या लिखा? मास पर यूनिट एरिया क्या हो गया? m/a. m क्या होगा? सिग्मा इंटू a. अब जरा देखिए m1 मास कितना होगा? सिग्मा. एरिया क्या? 2 इंटू 1, तो ये 2 हो गया. सिमिलरली m2 क्या होगा? सिग्मा. हमने मल्टीप्लाई एरिया क्या? 1 इंटू 1, तो ये 1 हो गया. और उसी तरह m3 कितना होगा? जल्दी बोलिए. m3 में कितना होगा? 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो कितना हो गया? सिग्मा इंटू 2. हुआ कि नहीं हुआ? अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए. कोऑर्डिनेट आपको मालूम है. m1 क्या है? m1 आपका 2 सिग्मा. y1 कितना? 1. ये कितना है? इंटू 1 प्लस m2 का देखिए m2 कितना? सिग्मा. y1 कितना है? 0.5. ये पूरा अगर 1 है तो आधा कितना होगा? 0.5 प्लस y3 पे आइए तो m3 कितना है? 2 सिग्मा.
हुआ कि नहीं हुआ? और एरिया कितना 2 इंटू 1 तो कितना हो गया इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा। हुआ कि नहीं हुआ? इसको देखते चलिए, नीचे इसको पूरा नोट करिए तो कितना आया, ऐड करिए 2 + 2 4 ऑफ 0.5 तो कितना हो गया ये, इट कम्स आउट टू बी 4.5 सिग्मा डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2 + 1 + 2 5 सिग्मा। सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, ये हो गया 0.9/1 या 9/10। हुआ कि नहीं हुआ? कितना हो गया 4.5/5 सिग्मा। उसी तरह सिमिलरली आप जाइए निकालिए तो इन द सेम वे, इसको आपके लिए छोड़ रहे हैं, बहुत जल्दी लिखे, सेम वे यू कैन कैलकुलेट एस सेंटर ऑफ मास कितना होगा 3/2। कितना हो गया, जरा कैलकुलेट कर जल्दी बताइए, हमको तुरंत आंसर चाहिए। हमने कहा क्या था आपसे, हमको चाहिए x/y, x/y कितना है, इट इज द 3/2 और यहां कितना था 9/10 तो कितना आ गया जल्दी बोलिए, इट इज 3/2 इंटू 10/9 तो 3 3 जार 9 2 5 जार 10 कितना हो गया 5/3। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप इसको जल्दी इसको, अब 5/3 आ गया, उसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बोलिए। सो x कैन बी रिटन एज 5/3 y की वैल्यू आपको मालूम है, ठीक। हाँ, हमारा अगला टॉपिक है मूवमेंट ऑफ फोर्स, या उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। 2024 में न्यूमेरिकल टाइप नहीं आया लेकिन एमसीक्यू टाइप आया है, क्वेश्चन कम आए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि 2025 में क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे। इस बार अगर कम आए तो अगली बार ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या होता है, आप जानते, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स and perpendicular distance from axis of rotation to the line of action of force। हमने क्या कहा, एक हमारे पास ये रिजिड बॉडी है और ये एक्सिस है, क्या है, जो बॉडी से पास हो रही है, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या, ओ इज द पॉइंट अबाउट विच बॉडी रोटेट कर रही है। हमने एक फोर्स लगाया F, जब उसमें एक फोर्स लगेगा तो बॉडी विल रोटेट, और ये क्या उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बोलते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहां तक, टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये है ना, टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एंड इट कैन बी रिटन एज, टाउ कैन बी रिटन एज r क्रॉस f, या यू कैन राइट RF साइन थीटा। याद रखिए इसका डायरेक्शन, आप राइट हैंड पाम रूल लगाइए, अगर आप R से F की तरफ जाते हैं तो टॉर्क डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल टू द प्लेन, कौन सा नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। लेकिन वही अगर F से R आप जानते हैं तो इनवर्ड नॉर्मल। तो अगर R क्रॉस F आपका प्लस टाउ है तो F क्रॉस R क्या होगा, इट विल बी माइनस टाउ। जैसा कि आप वेक्टर में तो जान ही रहे हैं ना, आपने वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा तो उसमें डायरेक्शन आप जान ही रहे हैं। तो अगर स्केलर होता तो सेम प्लेन में होता, वेक्टर है तो इट विल बी व्हाट, इट विल नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर। जो इसका रिजल्टेंट होगा जिसको हम टॉर्क बोल रहे हैं, इट विल बी व्हाट, इट विल बी नॉर्मल टू द प्लेन। ये प्लेन को अगर आपने एक्स वाई बोला, अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, हमारा जो आर एफ है किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। लेकिन जो इसका रिजल्टेंट टॉर्क होगा किधर होगा,
वो जेड डायरेक्शन होगा, आइदर आउटवर्ड नॉर्मल और इनवर्ड नॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन। ये हमारा टॉर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या है अगला क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ फोर्स। हमने अभी आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बताया। जेईई मेंस में बहुत आसान क्वेश्चन से पूछा गया है, हरदम ये टॉपिक ही बहुत आसान है, बशर्ते आप उस चीज को जाने। और जेईई वाले ही ना देखें, इसको नीट वाले भी देखें, उनको भी इससे बहुत फायदा होगा। जैसे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हैवी आयरन बार ऑफ वेट W is having its one end on the ground and other end on the shoulder of a person। एक आदमी के कंधे पे एक एंड रखा, दूसरे एंड पे कहाँ, जमीन पर। The bar makes an angle theta with the horizontal। The weight experienced by the person is। उस पर्सन को कितना वेट एक्सपीरियंस होगा। आप एक सिंपल चीज देखिए, मान लीजिए ये आदमी खड़ा है, ठीक है, और उसके कंधे पर ये एक बार है, एक रॉड है। कहां है, उसके कंधे पे। एंड इट इज मेकिंग हाउ मच, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। ये बताइए, एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, इसको हमने कहा R1। एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, इसको हमने क्या कहा, R2। एंड वेट विल एक्ट फ्रॉम द सेंटर। मान लो इसका लेंथ L रहा, कितना लेंथ था, L था। अब हम ए पॉइंट O है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक। तो ये बताइए, अगर ये पूरा L है तो आधा कितना, L/2, तो ये लेंथ कितना हो गया, ये हो गया L/2 cos थीटा। हुआ कि नहीं हुआ। ये पूरा लेंथ कितना हुआ, ये हो गया L cos थीटा। कितना हुआ, L cos थीटा। हुआ कि नहीं हुआ। अब हम इसके अबाउट निकाल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, इट इज द क्लॉक। देखिए ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये क्या, एंटी क्लॉकवाइज। हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इसके बाद क्या हो गया, आपने लिखा R1 × 0। अब आइए ये क्या है, वेट W, ये डिस्टेंस कितना है, L/2 cos थीटा। ये क्या है, दीज टू मूवमेंट्स आर अबाउट क्लॉकवाइज, लेकिन ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। हमने क्या लिखा, हमने लिखा R2, और ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, टोटल L cos थीटा। भाई O पॉइंट के अबाउट L cos थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। इस पॉइंट के अबाउट क्या हो गया, L/2 cos थीटा। ये बताइए, अगर हम इसको O' बोल दें तो ये तो डिस्टेंस वही हुआ, L/2 cos थीटा, जो हमने नीचे लिखा है। होता क्या है, टॉर्क इज नथिंग बट इट इज द परपेंडिकुलर, इट इज व्हाट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इज वेट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हम R2 की बात करें तो या जरा इसको बढ़ा लीजिए, R2 हुआ कि नहीं हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वेट फोर्स जो हमारा लगा। अगर आप इसको देखें, L से कैंसिल हो गया, cos थीटा से कैंसिल हो गया, R2 हुआ क्या, W/2। ये कितना आसान रहा, बशर्ते सिर्फ आपको क्या थी, टॉर्क की डिफिनीशन आपको याद है, और आप ये जानते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे लगाते, तो बहुत सिंपल रहा। इवन इसको क्लास 10 के बच्चे कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन हमने कराया था, कब का, अप्रैल शिफ्ट था। सेम क्वेश्चन जनवरी शिफ्ट में आया है। ये थियोरेटिकल है और ये जो जनवरी शिफ्ट का क्या है, न्यूमेरिकल है। अगर आप दोनों शिफ्ट दिए हैं, एक शिफ्ट में गलती हो जाएगी, दूसरे में गलती नहीं होगी। क्या क्वेश्चन दिया है, जैसे सुनिए,
ए हैवी आयरन बार ऑफ मास 12 kg, यहाँ हमारा W दिया था तो कितना WmG है और ये बोलता 12 kg। ठीक, कितना का 12 kg। और इज हैविंग इज वन एंड ऑन द ग्राउंड, एक एंड ग्राउंड पे है एंड अदर एंड एट द सोल्जर ऑफ ए मैन। तो ये सेम क्वेश्चन दिया है अप्रैल और जनवरी की शिफ्ट में। द रॉड मेक्स एन एंगल, कितना करता है, कहता रॉड जो थीटा यहां दिया है, इसने थीटा को क्या बोल दिया 60 डिग्री, 60 डिग्री बना रहा है। तब फिर पूछता है द वेट एक्सपीरियंस बाय द मैन। अरे इसमें थीटा का क्या मतलब है, 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, कॉस थीटा तो कट जाना है, बच्चे का क्या नॉर्मल रिएक्शन W/2 होगा। सो R2 को आप सीधा नहीं लिख सकते, नहीं तो हो गया, हमने पिछले क्वेश्चन किया है W/2 और W कितना है 12 kg, तो 12/2 कितना हो गया 6 kg। मतलब जनवरी के शिफ्ट में, ये जनवरी का शिफ्ट है, उसमें न्यूमेरिकल था, अप्रैल के शिफ्ट में उसी की थ्योरी थी। तो आप थोड़े से रिवीजन से, थोड़ी सी जानकारी से आप कर सकते, दोनों में कोई अंतर नहीं, सिंपल है। मतलब इसी आंसर से आपका आंसर आ गया 6 kg, इसमें क्या रहा, कुछ नहीं रहा। तो अगर आप मेरे वीडियो को इस तरह देखते चलेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे, तो इस तरह की वीडियो हम बना रहे हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और आपका जो जनवरी का, अभी आपका जनवरी का 2025 का शिफ्ट होने वाला है, हम चाहते हैं आप 99 से 100 परसेंटाइल लाएं और फिजिक्स में लाया जा सकता है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूं। अगर बच्चा थोड़ा भी ध्यान देगा तो फिजिक्स में 100 परसेंटाइल असंभव नहीं है, बशर्ते आप मेरे वीडियो को देखते चलिए। नेक्स्ट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑल ऑफ यू नो अबाउट इनर्शिया। इनर्शिया तो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़े इनर्शिया में, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स प्रेजेंट स्टेट। पढ़ेंगे नहीं पढ़े हैं, यही ना। तो इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए डिफरेंट थिंग। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया not only depends upon the mass, but it is also dependent upon the distribution of masses from axis of rotation. Movement of inertia होता क्या है, मान लीजिए there is a system of particles m1, m2, m3, m4, m5, mn, इस तरह का है, और ये हमारा एक्सिस मान लीजिए, ये हमारा एक्सिस है। m1 का डिस्टेंस r1 हमारे एक्सिस से, m2 का डिस्टेंस r2 है, m3 का पोजीशन वेक्टर r3 है, m4 का r4 है, m5 का r5 है और mn का rn है। ध्यान दीजिएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, ये कहता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप लिख सकते हैं आई कैन बी रिटन एज m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, कहां तक, mn rn का स्क्वायर। मतलब आई कैन बी रिटन एज समेशन mr का स्क्वायर। So what is the basic difference between inertia and movement of inertia? Inertia is plays the same role in the, हमने क्या कहा, the inertia which plays the role in the translational motion, in the same way movement of inertia plays a role in rotation motion। मतलब जो ट्रांसलेशन मोशन में इनर्शिया काम करता है उसी तरह, वही नहीं उसी तरह का काम रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। इनर्शिया खाली मास पे डिपेंडेंट होता है, ज्यादा मास तो ज्यादा इनर्शिया, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंडेंट है ही, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट मास। अगर 1 किलो मास है या 1 ग्राम मास है, सेंटर से 1 सेंटीमीटर दूरी पे है, वही 1 ग्राम मास अगर 10 सेंटीमीटर दूर ले जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, जबकि मास में कोई चेंज नहीं हुआ। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास और पोजीशन ऑफ दैट मास। इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली द मास। ठीक, तो मूवमेंट, ये हमारा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, इट इज द केजी मीटर स्क्वायर। और ये भी याद रखिए
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन का मतलब क्या हुआ? आप देखते होंगे एक साइकिल का पहिया है, देयर इज एक्सल एंड रिम, टायर एंड ट्यूब, ऑल आर अटैच्ड विद द थिन स्पोक्स। वो क्या है, पतले स्पोक से कनेक्टेड रहते हैं। अरे हम ऐसा भी तो कर सकते थे, इसको पूरा लोहा लगा देते, एक प्लेट लगा देते, सर बार बार हमारा ये इसका जो स्पोक से टूट जाता है, पतली सी प्लेट बढ़िया लगा देते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? जैसे ही प्लेट लगा देंगे तो जो मास है एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसके करीब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाता है। लेकिन जब आप स्पोक्स का यूज करते हैं तो इस मास ऑफ द स्पोक्स इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपैरिजन टू टायर, ट्यूब एंड रिम। इसका तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल है, एंड ऑल द मासेस आर रिसाइडिंग एट द पेरिफेरी और एट द सर्कमफ्रेंस। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए जब आप साइकिल चलाते हैं और जब पेडलिंग आप स्टार्ट करते हैं, इसके बावजूद भी साइकिल मूव करती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वही क्यों, अगर आप गांव में देखते होंगे जो डीजल इंजन यूज करते हैं पंपिंग सेट में, उसमें फ्लाईव्हील लगा रहता है। फ्लाईव्हील करता क्या है, फ्लाईव्हील का कोई रोल, उसमें कोई इंजन का कंपोनेंट थोड़ी होता है। वो क्या करता है, मासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो व्हील का जो आपका इंजन रहता है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा देता है। वही नहीं, छोटे बच्चों की गाड़ियां देखिए जो होती है नहीं, उसके एक्सेल पे छोटे छोटे प्लाईव्हील बने रहते हैं ताकि उसका रोटेशनल मोशन बढ़ जाए। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारे लाइफ में बहुत इस्तेमाल है, जैसे आपको यही हमने एग्जांपल दिया। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और दूसरा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये देखिए, पहला क्या है, थ्योरम ऑफ पैरेलल। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन सवाल था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसके दो प्रोसेस हैं, एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस? ये क्या करता है, एक कोई बॉडी है, एक आपके पास रिजिड बॉडी है, हमको इस रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ओ डैश को अक्रॉस एक्स डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना, कोई मास दिया हुआ है। तो कोई कहेगा सर इसमें कौन बड़ी चीज, तो बहुत सिंपल, आपने बोला सर आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर। लेकिन आप ये बताइए, हमको जब भी हम कोई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन देखते हैं, कहां से देखते हैं, जनरली हम सेंटर ऑफ मास से देखते हैं। हम क्या करेंगे, एक एक्सिस पास करेंगे, कहां से, सेंटर ऑफ मास ओ से, और इस डिस्टेंस को हमने ए बोल दिया, दोनों पैरेलल एक्सिस को, और सेंटर ऑफ मास से मास के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर। हम लोग आरसीएम रिप्रेजेंट करते हैं ना। हम क्या करें, हम इसको यहां से इसका न निकाल करके इसके बीच और इसके बीच निकालने हमारा काम हो जाएगा। तो ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने भी क्या लिखा, आई इक्वल टू समेशन एम एक्स स्क्वायर। हमने कहा नहीं, एक स्टेप बढ़ा दीजिए, वो हमारी सुविधा के लिए होगा। हमने एम आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? आप इसको स्क्वायर कर दिए, समेशन एम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 आर एक्स। आप लिखा समेशन एम आर स्क्वायर, समेशन, इसको आपने एक्स, इसको आप ए बोलिए, हमने ए लिया है, समेशन एम ए स्क्वायर प्लस 2 एक्स समेशन एम इंटू आर। जब हमने आपको सेंटर ऑफ मास की डिफिनेशन बताई थी, उसमें क्या बोला था, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट अबाउट विच होल मास इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। क्या पूरा मास वहां रखा थोड़ा ही जा सकता है, हमारा ये एजम्पशन है। दूसरा डिफिनेशन हमने क्या बताया, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट अबाउट विच मूवमेंट ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो। व्हाट इज दिस, m into r is the movement of mass about center of mass। तो टोटल क्वांटिटी क्या होगी, जीरो।
2x इंटू जीरो क्या आ जाएगा, जीरो। क्यों, हमने बताया है मूवमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो, हमने प्रूव भी किया था। अब ये क्या बचता है, आई कैन बी रिटन एज समेशन एम आर स्क्वायर, दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, और ये समेशन एम क्या हो गया, टोटल मास, एंड ए स्क्वायर, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, वन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, अनदर इज दिस एक्सिस। तो यहाँ पे क्या बताया, दिस इज द वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। ठीक, दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड क्या है, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो क्या बोलते हैं, इट इज सेड टू बी द थियरम ऑफ, पहला हमने क्या बोला, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, उसमें क्या बोला, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। हमने क्या लिखा, आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। दूसरा थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इसमें क्या करता है, मान लीजिए आपके पास कोई एक रिजिड बॉडी है, ये एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, कोई पॉइंट पी पे एक मास है, इसको हमने आर बोला। तो ये बताओ ये डिस्टेंस क्या होगा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा। क्योंकि आवर बोर्ड इज टू डायमेंशनल, इस पे थ्री डायमेंशनल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जरा हम आपको एक एक्सपेरिमेंट से बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास प्लेन लेमिना है, इसको हमने क्या बोला, ये एक्स एक्सिस, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। ये क्या हो गया, एक एक्स एक्सिस हुआ, दूसरा वाई एक्सिस हो गया। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्या है, एक्स एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस बोला, इसको हमने वाई एक्सिस बोल दिया। और इस पे आप देखिए, ये कोई पॉइंट हमने क्या कहा, यही वो पॉइंट है, मास एम आर है, तो ये क्या होगा, ये आपका वाई हो जाएगा, ये क्या होगा, क्योंकि हम ग्रीन बोर्ड बना रहे हैं टू डायमेंशनल, लेकिन आप देखेंगे तो क्या होगा, ये क्लियर हो रहा है। हमने क्या कहा, आप लिख सकते हैं इसको कैसे, आप लिखा आई इक्वल्स टू समेशन एम आर स्क्वायर, बट आर स्क्वायर आप इसमें देखे क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। इट इज समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया, समेशन एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एम वाई स्क्वायर, एंड व्हाट इज दिस, आप लिख सकते हैं इट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, इट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। मतलब क्या हुआ, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, और आई जेड होगा कहां से, यही जेड एक्सिस हुआ ना, ध्यान दीजिए, ये आपका एक्स रहा, वाई रहा, तो क्या हो गया, जेड हो गया। मतलब जो आई जेड एक्सिस के क्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसी लेमिना का, इट इज द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये हमने आपको क्या बताया, इसमें बताया कि व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज द मूवमेंट क्या, it is one is the theorem of parallel axis and second one is the theorem of perpendicular axis। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं 2024 में, तो 4 क्वेश्चन आए। अगर आप इसको फॉर्मूला आपको याद है, आप अगर आप जो हमने बताया वो आप दिमाग रखें तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, कहता है 3 balls of masses 2 kg, 4 kg and 6 kg respectively are arranged at the center of edges of an equilateral triangle। क्या कहता है, 3 मासेज हैं, एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों एजेस पे कितना मास रखा, तीनों सेंटर पे, आपने इसको बोला ए,
बी सी। कितने केजी का मास है? 2 kg। दूसरा है 4 kg एंड तीसरा 6 kg। क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses about an axis passing through the centroid। क्या करता है? passing through the centroid and perpendicular to it। मतलब हमारा एक्सिस क्या होगा? ये होगा परपेंडिकुलर। लेकिन उसके पहले हमको ये डिस्टेंस जानना पड़ेगा, ये डिस्टेंस जानना पड़ेगा, ये डिस्टेंस जानना पड़ेगा। साइड 2 मीटर दिया तो आधा कितना हो गया? 1 मीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो पूरा कितना हो गया? 60 डिग्री। ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? आप देखें बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब बेस और या परपेंडिकुलर बाय बेस। जरा बताइए तो। इसको हमने कहा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाय बेस तो 1 मीटर है, इक्वल टू tan 30। या परपेंडिकुलर कैन बी रिटन एज tan 30 कितना होता है? 1/√3। किसी ने कहा सर ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा ये देखो, थोड़ा आपका मैथमेटिकल रिवीजन हो जाएगा। 60 डिग्री है, ये पूरा कितना है? 60 डिग्री। इस पूरे को हमने कहा ये परपेंडिकुलर, ये 2 मीटर है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा? जल्दी बोलो। परपेंडिकुलर टोटल मतलब अगर नाम दे दें, इसका हमने कहा एक्स वाई और इसको ओ बोला, तो परपेंडिकुलर क्या है? एक्स वाई। हाइपोटेन्यूज कितना है? 2 मीटर है, इक्वल टू कितना होगा? sin 60। या एक्स वाई कैन बी रिटन एज 2 इंटू साइन 60 हो गया √3/2। मतलब एक्स वाई हो गया √3। हम डिस्टेंस निकालना बता रहे हैं, ये तो आपने निकाल लिया। आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल में 2/3 ये होता है, ये कितना होता है? 1/3। तो अगर आप ओ वाई देखें तो ओ वाई इज व्हाट? ओ वाई इज 1/3 ऑफ एक्स वाई। होगा कि नहीं होगा? और एक्स वाई आपने कितना लिखा? √3। 1/3 यहाँ होगा √3, ये कट गया तो यहाँ कितना बचा? √3। तो वो वाई कितना हो गया? 1/√। तो दोनों तो एक ही चीज आया ना। हमारा मेन मकसद ये था कि आपको थोड़ा मैथमेटिक्स का भी रिवीजन करा दें, आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब आपको डिस्टेंस आ गया तो अब क्या बचा है? सिंपल तरीका है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग। टोटल क्या होगा? इट इज द आई। इधर लिख देते हैं, आई कैन बी रिटन एज I1 प्लस I2 प्लस I3। पहला मास 2 kg, आपने क्या लिखा? M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? M1 कितना? 2 kg। डिस्टेंस फिर वही 1/√3 का होल स्क्वायर। बोलिएगा। M2 कितना? 4 kg। डिस्टेंस 1/√3 का होल स्क्वायर। और M3 कितना है? 6 kg। 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 6 4 10 और 12 कितना हो गया? 12/3। और ये कितना आ गया? 4 kg मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन कुछ दम थोड़ी रहा। क्वेश्चन कितना आसान है, आपको खाली फॉर्मूला याद होना, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू mr स्क्वायर, समेशन mr स्क्वायर। क्वेश्चन आसान रहा कि नहीं रहा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है अ यूनिफॉर्म रॉड और ए बी। क्या कहता है? एक यूनिफॉर्म रॉड है
AB, ठीक, उसका लेंथ L है और मास कैपिटल M है। लेंथ कितना दिया हुआ है? इट इज सेइंग लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दिया? 30 सेंटीमीटर मीन 0.3 मीटर, ठीक। और मास इज गिवन दैट कितना दिया हुआ है? मास इज 2 kg। इस पे एक इंपल्सिव फोर्स लगाता है। क्या है? इंपल्सिव फोर्स लगा रहा है और इंपल्सिव फोर्स दिया 0.2 न्यूटन सेकेंड। आप याद करिए, इंपल्स को आप L से रिप्रेजेंट करते हैं या कुछ किताबों में J से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं? F डेल्टा T एंड दैट इज इक्वल्स टू M डेल्टा V। यहाँ F डेल्टा T दिया है, कितना दिया हुआ है इंपल्सिव फोर्स? इट इज गिवन एज 0.2 न्यूटन सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, इसका हम यूज करेंगे। और उसके साथ इसने दिया हुआ है कि द टाइम टेकन बाय द रॉड टू टर्न थ्रू द राइट एंगल। टू टर्न थ्रू द राइट एंगल का क्या मतलब हुआ? अगर ये रॉड ऐसे हो जाएगा, मास M, लेंथ L है, तो थीटा कितना चेंज हुआ? π/2 रेडियन। एंगल कितना बना? इट इज द π/2 रेडियन, ठीक है। अब बताइए, पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की क्या वैल्यू होगी ये आपको बताना है। तो आप एक जानते हैं एंगुलर इंपल्स m क्या होता है? इट इज द टाउ dt। तो ये आपका क्या आ गया? एंगुलर मोमेंटम। आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? I इंटू ओमेगा। इसका हम अभी आगे यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए रॉड का। एक रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर मास m है और लेंथ L है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होता है? परपेंडिकुलर टू इट होता है ml²/12। क्या हो गया? ml²/12। तो मास आपने क्या लिखा है यहाँ? 2 kg। L कितना आपने लिखा था? लेंथ 0.3। ये हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 0.09 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया लगभग 0.015। देख लीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना? 0.015 kg मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करिए, 2 छक्के 12 हो गया और 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। तो ये बताइए, टी आ गया तुम्हारा π/4 और वहां क्या दिया था? टी की वैल्यू कितनी आ गई? इस हिसाब से एक्स की वैल्यू, उसको कंपेयर करें तो एक्स कितना आ गया आपका? 4। इस प्रॉब्लम में क्या था? आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना था। आपको एंगुलर मोमेंटम मालूम होना चाहिए, इंपल्स मालूम होना चाहिए, इंपल्सिव फोर्स दिया हुआ है। हमको मालूम है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? टाउ dt होता है। टाउ होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टी। लेकिन ये कौन सा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है? फ्रॉम वेयर द वेट एक्ट्स। अगर एक रॉड है और ये वर्टिकल पोजीशन में है, तो वेट कहां से ऐड करे? वेट विल, अगर उसमें कोई मास ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है एंड डिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं है, ये भी याद रखिएगा, इट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, सो वेट विल एक्ट फ्रॉम द सेंटर। इसलिए हमने क्या लिया? डिस्टेंस ले लिया L/2, L/2 बाहर ले लिया, हमारा एंगुलर मोमेंटम आ गया। हमने क्या बताया? एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है I ओमेगा एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड क्या होता है? ml²/12। ठीक, आपने ये निकाल लिया, आपने उसकी वैल्यू पढ़, ओमेगा आ गया, ओमेगा इक्वल टू θ/t, सो t इक्वल टू θ/ओमेगा, π/2, π/4 हो गया, आपका x4 आ गया। इस क्वेश्चन कुछ ना है, कुछ नहीं।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन नजर आ रहा है। 4 particles each having the mass 1 kg and they are placed at the corners of a square having side 2 meter. कहता movement of inertia of system about an axis perpendicular to its plane and passing through one of its vertex क्या होगा? जरा इसको ध्यान दीजिए, क्या कहता है? बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। एक स्क्वायर है, साइड कितना है? 2 मीटर ईच। और कहता है कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और सभी पे कितना? 1-1 केजी का मास रखा हुआ है। कितने का? 1 केजी का यहां, 1 केजी का यहां, 1 केजी का यहां, 1 केजी का यहां। कहता कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस। कहां से? पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू इट। इसको पूछा है। इसको भी पूछ सकता था, इसको भी पूछ सकता था, इसको कहीं भी पूछ सकता। इसने क्या कहा? कोई, हमने कहा ये वर्टेक्स लिया, हमने यहां इस क्रॉस बना दिया, मतलब उस पर क्रॉस क्या बताता है? अगर आपको याद हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्रॉस बताता मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड नॉर्मल सरफेस के। डॉट अगर बना देते तो मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड दैट इज नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए हमने वो बना दिया। अब ये बताइए, सिंपल तरीका, इसमें कुछ करने की बहुत जरूरत नहीं। कितना आसान क्वेश्चन देखिए, आपको कितना आसान क्वेश्चन दिया, 4 नंबर आप वैसे पा सकते हैं। व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 पार्टिकल्स? आपने लिखा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। यहां का मास बराबर है 1 kg, डिस्टेंस 0। अरे एक्सिस यहीं से ना पास हो रही है, जब वहीं से एक्सिस पास हो रही तो आर कितना होगा? 0। अब इस पे आओ, इसका मास 1 kg, डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर, 2 का स्क्वायर। इस पे आओ, ये डिस्टेंस क्या होगा? इट इज द 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2√2। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो कितना हो गया? मास 1 kg है और डिस्टेंस 2√2 का होल स्क्वायर। इस पे आइए, मास 1 kg और इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना? 1 मीटर। ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो कितना हुआ? ये 0, ये हो गया 4, ये कितना होगा? 8, ये 1, तो कितना हो गया? 13 kg मीटर स्क्वायर। हुआ कि नहीं? कितना हो गया? 13 kg मीटर। इसमें क्या था? इसमें कुछ दम नहीं था। इट इज सो, है कि नहीं है? इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट अभी और हम आगे करेंगे।